हाय एवरीवन, मेरा नाम है सीप पाहुजा, नाम है बायोलॉजी एजुकेटेड नीट यूजी कैटेगरी। तो नीट बहुत पास आ गया है, अब समय है सारे के सारे सिलेबस को कंसाइज करने का। तो मैंने आपके लिए एक सीरीज बनाई है विच इज कंप्लीट बायोलॉजी इन 15 मिनट्स और 20 मिनट्स और 25 डिपेंडिंग अपॉन द चैप्टर। तो मैंने ऑलमोस्ट हर चैप्टर को यहाँ पर 15 to 20 मिनट्स में रिकॉर्ड कर रखा है। मैं नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दे रही हूँ। आज हम उसमें अगला चैप्टर करने वाले हैं, दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बट जिसने पुराने चैप्टर नहीं देखे हुए, नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है, प्लीज इनको जरूर देखें। ये आपकी क्विक रिवीजन में आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। तो आज हम लोग कौन सा चैप्टर करेंगे? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसके जो सारे नोट्स हैं ना, पुराने वाले वीडियोस के भी एंड जो ब्रीदिंग के भी नोट्स आएंगे, वो सारे आएंगे मेरे टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो। आप यहाँ से स्कैन भी कर सकते हैं, मेरे ही नाम से सीप पाहुजा बायोलॉजी नाम से ही आपका टेलीग्राम है। तो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एंड मुझे कमेंट्स में जरूर बताना अगला चैप्टर कौन सा चाहिए और कैसा लगा ये सेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होता है? दैट इज इनहेलेशन ऑफ एयर, ऑक्सीजन रिच एयर, एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2 रिच एयर। एंड जो ऑक्सीजन लेते हैं उससे हम क्या करते हैं, अपने फूड को ब्रेक डाउन करते हैं ताकि उससे क्या बन पाए, एनर्जी बन पाए, ATP बन पाए। एंड इस प्रोसेस में, हमारे कैटाबॉलिक प्रोसेस में, हमारी CO2 रिलीज होती है जो हम बॉडी से बाहर निकालते हैं। अब हर ऑर्गेनिज्म का रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग होता है, ये डिपेंड करता है कि वो कहाँ रहता है, पानी में रहता है, लैंड पे रहता है, और उसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। जैसे लोअर इन्वर्टिब्रेट, स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स, प्लेटफॉर्म, ये अपनी बॉडी के सर्फेस को यूज करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन से गैसेस एक्सचेंज करेंगे। अर्थवर्म, फ्रॉग अपने मॉइस्ट स्किन, क्यूटिकल से करेगा। इंसेक्ट के पास स्पेशल ट्रैकियल सिस्टम है। एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड और मॉलस्क के पास ग्रिल्स है, गिल्स के द्वारा जो रेस्पिरेशन होती है उसको ब्रेंकियल रेस्पिरेशन करते हैं। एंड हमारे पास रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स के पास लंग्स है, लंग्स के द्वारा जो रेस्पिरेशन होती है उसको पल्मोनरी बोलते हैं। एंड जो रेस्पिरेशन स्किन के द्वारा होती है उसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो वो चालू होता है आपकी एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से, आपके अपर लिप के ऊपर जो 2 छेद हैं, एंड देन इट विल गो इनटू द नेजल चेंबर, एंड देन इट विल गो इनटू द फेरिंग्स। फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। देन लेरिंग्स पे आते हैं। लेरिंग्स आपका साउंड बॉक्स है, कार्टिलेजिनस बॉक्स है। एंड उसके बाद जो ढक्कन है आपकी फूड पाइप का, दैट इज कॉल्ड एज मेरे बच्चों ग्लॉटिस। विंड पाइप का दैट इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस। एंड ग्लॉटिस के ऊपर जो ढक्कन है दैट इज कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस इज अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप जो कि कवर हो जाएगा जब भी आप खाना खाएंगे, बिकॉज आप नहीं चाहेंगे कि आपकी विंड पाइप के अंदर आपका फूड चला जाए। एंड देन द एयर विल एंटर इनटू योर ट्रैकिया। ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब सराउंडेड बाय C-शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग, मिड थोरैसिक कैविटी तक रन करेगी। ट्रैकिया के बाद मेरे बच्चों प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई, देन इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। यहां तक देयर इज अ सपोर्ट ऑफ इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। ये C-शेप्ड रिंग होती है, इसके बाद पैसेज बहुत नैरो हो जाता है, इसीलिए इसके बाद रिंग्स नहीं आती हैं। एंड देन इट विल एंड इनटू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स विच विल एंड इनटू द वास्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसका अपन लोग क्या नाम देते हैं, एल्वेलाई नाम देते हैं, जहां पर एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। देन अगर लंग्स की बात करें, लंग्स दे आर एक्चुअली कवर्ड बाय 2 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन। द आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज प्लूरल मेम्ब्रेन, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, एंड द इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज विसरल। तो ये हो जाएगी मेरी पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन, और ये वाली कौन सी हो जाएगी, विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर वाली किसके कांटेक्ट में, थोरैसिक लाइनिंग के कांटेक्ट में, अंदर वाली लंग के सरफेस में कांटेक्ट में, और इनके बीच में जो स्पेस है ना, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज प्लूरल cavity, and this pleural cavity is filled with a fluid, and that fluid is called as pleural fluid. That fluid is called as pleural fluid, जो कि shock absorber का काम करेगा, and it will also prevent wear and tear by reducing the friction. ठीक है, तो लंग्स जो है वो प्रॉपर एयर टाइट चैम्बर में आते हैं। इसके आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह प्रोटेक्शन है। आगे की साइड देखेंगे तो स्टर्नम है, पीछे डोर्सल साइड पे देखेंगे तो वर्टिब्रल कॉलम है, नीचे की साइड पे देखेंगे तो डायफ्राम है, एंड लैटरल साइड पे वी हैव द रिब्स विच प्रोटेक्ट द होल योर लंग सिस्टम। ओके जी, अब कहते हैं कि अगर कोई भी चेंज थोरैसिक कैविटी में होता है तो वही चेंज कहां पर हो रहा होता है, पल्मोनरी कैविटी में भी होता है, और इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो 2 पार्ट्स हो जाएंगे, कंडक्टिंग पार्ट और एक्चुअल एक्सचेंज का पार्ट है। कंडक्टिंग पार्ट कहां से कहां तक है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल। यहाँ एक्चुअली हो क्या रहा है, ये एक PYQ भी रह चुका है। यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ मेरे बच्चों हवा आ रही है अंदर, वो क्लियर हो रही है, प्योरीफाई हो रही है, ह्यूमिडिफाई हो रही है, एंड उसकी कंडीशनिंग भी हो रही है, उसका टेम्परेचर भी अपन लोग चेंज कर रहे हैं बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। एंड एक्चुअल में जो एक्सचेंज हो रहा है वो कहां पर हो रहा है, एल्वेओलाई और उसके डक्ट में, जहां पर एक्चुअल डिवीजन ऑफ O2 एंड CO2 हो रहा है। अब रेस्पिरेशन में टोटल 5 स्टेप है। ये 5 स्टेप में इवेंट बेस्ड क्वेश्चन बन चुका है कि सबसे पहले हवा अंदर आएगी, एंड देन इट विल डिफ्यूज अक्रॉस द एल्वेओलर मेम्ब्रेन, देन वो ट्रांसपोर्ट होगी with the help of blood, and then again it will diffuse across the blood and tissue, and लास्ट में हम उस ऑक्सीजन रिच एयर को यूज कर लेंगे इन सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की बात करें तो देयर आर 2 मेजर सेट्स ऑफ मसल। वैसे तो और भी मसल हैं, बट नॉर्मल ब्रीदिंग में 2 मेजर सेट्स ऑफ मसल्स है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। ये कैसे होता है, प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करने पर होता है। वो कह रहे हैं
हवा तभी अंदर जाएगी व्हेन प्रेशर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर अंदर जाती है। अब अंदर का प्रेशर तो तुम लो नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, बिकॉज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये आपका बॉयल्स लॉ कहता है। तो इसी लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग पूरा प्रोसेस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंस्पिरेशन की। इंस्पिरेशन में दो सेट ऑफ मसल है, वन इज डायफ्राम, डायफ्राम के पास जो मसल्स होती है उनको बोलते हैं फ्रेनिक मसल, एंड अदर वन इज EICM, दैट इज एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। इसमें ये क्या करेंगे मेरे बच्चों, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बोथ द मसल, ये लिखा हुआ बोथ द मसल दे विल कॉन्ट्रैक्ट, जिससे थोरैसिक चेंबर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, प्रेशर अंदर का कम होगा तो हवा दौड़ती हुई कहां पर आ जाएगी, अंदर आ जाएगी। देन बात करते हैं आपकी एक्सपिरेशन की। एक्सपिरेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस। यहां पर दोनों मसल्स को क्या करेंगे अपन लोग, रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करेंगे तो मेरे बच्चों आपका जो डायफ्राम है वो ऊपर डोम शेप हो जाएगा, रिब्स अंदर की तरफ चले जाएंगे, जिसकी वजह से वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज तो बाहर के प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा एंड हवा विल गो आउट। ये बात होगी हमारे नॉर्मल एक्सपिरेशन की। तो नॉर्मल इंस्पिरेशन जो हो गया ये एक एक्टिव प्रोसेस हो गया, नॉर्मल एक्सपिरेशन कैसा हो गया, एक पैसिव प्रोसेस हो गया, क्योंकि यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, रिलैक्सेशन कर रहे हैं। देन हम कितनी बारी सांस लेते हैं, 12 से 16 बारी सांस लेते हैं, ठीक है, बट हम एडिशनल एब्डोमिनल मसल्स को यूज करके इसकी एबिलिटी जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। अब स्पायरोमीटर की मदद से वी कैन मेजर वेरियस काइंड ऑफ वॉल्यूम्स, कि आपके लंग्स के अंदर कितनी कैपेसिटी है। तो इसमें बहुत सारे वॉल्यूम्स हैं आपको याद रखने, ये मैं आपको एक ग्राफ से फटाफट से समझा देती हूँ। तो देखिए फटाफट, नॉर्मल ब्रीदिंग में जो आप सांस अंदर लेते हैं सांस छोड़ते हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 500 ml होती है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर अंदर लेनी है तो इतनी आप एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर अंदर ले लेंगे, विच इज कॉल्ड एज IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी वैल्यू होती है 2500 to 3000 ml। देन अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको एक्स्ट्रा वॉल्यूम बाहर भी छोड़ना है, फोर्स एक्सपिरेशन करनी है, तो आप ये वाला और एक्सहेल कर देंगे, विच इज कॉल्ड एज ERV। ERV की वैल्यू कितनी होती है, 1000 to 1100 ml। ये सब करने के बाद भी कुछ वॉल्यूम हमेशा लंग्स के अंदर रह जाएगा, जिसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम होता है 1100 to 1200 ml। इसमें से एक मैच द फॉलोइंग या नॉर्मल क्वेश्चन जरूर आता है। अब बात करते हैं कैपेसिटी। एक से ज्यादा वॉल्यूम को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, आपका कैपेसिटी बन जाएगा। तो इंस्पिरेटर कैपेसिटी TV प्लस IRV, एक्सपिरेटर कैपेसिटी TV प्लस ERV। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कितनी होती है कि नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद क्या पीछे बचा, तुम बोलोगे पीछे ERV बचा और RV बचा। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, फोर्स एक्सपिरेशन के बाद आप कितना वॉल्यूम अंदर लेकर जा सकते हो, तो तुम बोलोगे फोर्स एक्सपिरेशन के बाद मैं ERV TV IRV अंदर लेकर जा सकता हूं, विच इज माई वाइटल कैपेसिटी। एंड टोटल लंग कैपेसिटी मतलब RV मिला के VC प्लस RV मिलाकर क्या हो जाएगी, टोटल लंग कैपेसिटी हो जाएगी। अब इसमें से कुछ वॉल्यूम्स है जो मेरा स्पायरोमीटर मेजर नहीं कर सकता, जैसे मेरा स्पायरोमीटर RV मेजर नहीं कर सकता, तो जिसमें RV आता है, FRC के अंदर RV आता है वो भी मेजर नहीं कर पाएगा, TLC के अंदर भी RV आता है वो भी मेजर नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट अपने लोग आते हैं कि टाइडल वॉल्यूम तो वैसे 500 ml है, लेकिन अगर 1 मिनट की बात करें तो कितना हम लोग इंस्पायर करते हैं, तो 500 इज गोइंग टू मल्टीप्लाइड इनटू योर ब्रीदिंग रेट, दैट इज 12 to 16 टाइम्स। तो आंसर आ जाएगा मिनट वेंटिलेशन रेट MVR 6000 to 8000 ml। ओके, नेक्स्ट आता है एक्सचेंज ऑफ गैस। ये जो एक्सचेंज ऑफ गैस हम कर रहे हैं ये हम प्रेशर ग्रेडियंट की मदद से कर रहे हैं, यानी कि गैस जो है वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही ट्रांसपोर्ट होती है। जैसे अगर तुम यहाँ पर देखोगे बाहर देखो क्या है 159 और 0.3। अगर मैं बाहर ऑक्सीजन की बात करूंगी, ऑक्सीजन कितना है 159 mm ऑफ Hg, तो आसानी से ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा क्योंकि अंदर कितना है 104। देन तुम किसको देखो, अपनी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को देखो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में देखोगे तो ऑक्सीजन कितना है 40, तो ये 104 वाला 40 तक आ जाएगा, जो कि इस 40 को कितना बना देगा 95 बना देगा। देन तुम हमने टिश्यूज में देखो, टिश्यूज में ऑक्सीजन क्या होता है, काफी कम होता है 95 से, तो आसानी से ये आपका टिश्यूज के अंदर आ जाएगा। देन आप ऑक्सीजन CO2 का रिवर्स ट्रांसपोर्ट देखोगे, अगर तुम अपने टिश्यूज में देखोगे तो मेरे बच्चों CO2 कितना है 45, CO2 कितना है 45। फिर तुमने ऑक्सीजनेटेड ब्लड में देखा भैया CO2 कितना है 40, तो हाई टू लो कंसेंट्रेशन चला गया, ये हाई टू लो कंसेंट्रेशन जाता रहा यहाँ पर आपका 45 वाला CO2 पहुंच चुका है। एंड देन मेरे बच्चों अगेन हाई टू लो कंसेंट्रेशन, बाहर देखोगे तो CO2 कितना है 0.3, दैट इज अगेन गोइंग टू बी हाई टू लो कंसेंट्रेशन। तो सारा ये जो मूवमेंट है तुम देखो 159 to 104, हाई टू लो हाई टू लो हाई टू लो, इसने 40 को 95 बना दिया, इसने क्या किया मेरे बच्चों 40 वाले को 95 बना दिया, एंड देन हाई टू लो। CO2 उल्टा जाएगा 45 to 40, इसने 40 वाले को 45 बना दिया, अगेन 45 to 40 एंड 40 to 0.3। ये आपको याद रखने हैं, प्लीज आपको ये याद रखने हैं। देन कह रहे हैं कि हमारी जो जहां से एक्सचेंज होता है उसकी थिकनेस ज्यादा नहीं रख सकते, इट्स लेस देन अ मिलीमीटर, एंड ऑल द फैक्टर्स विच आर फेवरेबल फॉर द डिफ्यूजन, ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि हाई टू लो बन पाए। ऑक्सीजन जो है वो हमेशा एल्वेलाई टू टिश्यू जाता है और CO2 जो है वो टिश्यू टू एल्वेलाई जाता है। देन बात करें हमारी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की, तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन 3 चीजों से बनती है। मान लो यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया, सबसे पहले ऑक्सीजन किसको क्रॉस करेगा, थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ द एल्वेलाई। देन किसको क्रॉस करेगा, नंबर 2 पे बेसमेंट सब्सटेंस, जो बीच बीच में है, ये नहीं
ये जो बीच बीच में है दैट इज द बेसमेंट सब्सटेंस। एंड देन तीसरे नंबर पर किसको क्रॉस करेगा, एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड कैपिलरी। तो ऑक्सीजन 3 लेयर क्रॉस करके आएगा, वैसे CO2 भी 3 लेयर क्रॉस करके जाएगा। दिस इज अबाउट द डिफ्यूजन ऑफ द मेम्ब्रेन। देन अपन लोग चलते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट अलग अलग करेंगे। 97% ऑफ ऑक्सीजन किसकी मदद से जाता है, विद द हेल्प ऑफ RBC इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एंड 3% किसकी मदद से जाता है, प्लाज्मा की मदद से। देन आते हैं अपने लोग CO2 पे। CO2 70% CO2 गेट्स ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट एंड 20 से 25% किसकी मदद से जाता है, विद द RBC। RBC के ग्लोबिन वाले पार्ट के साथ जाएगा एंड क्या बना देगा, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। और 7% किसके साथ जाता है मेरे बच्चों, प्लाज्मा के साथ जाता है। तो ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का भी जो बाइंडिंग है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द पार्शियल प्रेशर। तो जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन का कर्व बनाते हैं, दैट कर्व इज एक्चुअली सिग्मोइड कर्व। कैसा कर्व होता है, सिग्मोइड कर्व होता है। एंड ये कहता है कि हीमोग्लोबिन नामक बस में टोटल 4 सीटें हैं, यानी कि 1 हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बैठ सकते हैं। तो अगर एक बैठेगा तो कितना परसेंट सैचुरेशन हो जाएगा, अराउंड 25%। अगर 2 बैठ जाएंगे तो कितना परसेंट सैचुरेशन हो जाएगा, 50%। अगर 3 बैठ जाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट सैचुरेशन हो जाएगा, 75%। और अगर चारों के चारों बैठ गए तो कितना परसेंट सैचुरेशन हो जाएगा, 100%। इससे ज्यादा सीटें बैठने की नहीं है। तो जब हम 50% सैचुरेशन देखते हैं उस टाइम पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रहता है उसको हम लोग बोलते हैं P50। P50 की वैल्यू आप यहाँ पर देखेंगे अराउंड 27 mm ऑफ Hg है। ये जो P50 है ना, P50 है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एफिनिटी, एंड इसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि कब ये कर्व जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट होगा, दिस इज शिफ्ट टू राइट एंड दिस वन इज गोइंग टू बी शिफ्ट टू लेफ्ट। शिफ्ट टू राइट में अगर तुम देखोगे तो P50 की वैल्यू हम यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं, मतलब एफिनिटी जो है वो कम कर दे रहे हैं, यानी कि दिस इज गोइंग टू शो द डिसोसिएशन, एंड ऊपर वाला जो है वो क्या शो करेगा, एसोसिएशन। तो उसी से रिलेटेड हमें फैक्टर्स जो है वो याद करने पड़ेंगे। कैसे याद करने पड़ेंगे, तो आप देखिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन, यानी कि जब एसोसिएशन होगा तो कब होगा, हमेशा एसोसिएशन तब होगा जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है, CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होता है। CO2 के 3 चमचे कौन है, H पॉजिटिव, टेम्परेचर एंड 2,3-BPG, ये भी 3 क्या होंगे, कम। उधर डिसोसिएशन कब होगा, डिसोसिएशन टिश्यू में होगा। ये कब होगा मेरे बच्चों, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा। ऑक्सीजन कम तो उसका दुश्मन ज्यादा, दुश्मन कौन, CO2 ज्यादा। CO2 ज्यादा तो मेरे बच्चों इसके 3 चमचे हैं, H पॉजिटिव, टेम्परेचर, 2,3-BPG भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। नाउ एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज, याद रखने। लास्ट वन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 का ट्रांसपोर्ट 20 से 25% तो मेरे बच्चों कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में जाता है एंड रेस्ट जो है वो किसकी मदद के साथ जाता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो होता क्या है, आपकी ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर ही आपका RBC है, RBC के अंदर मेरे बच्चों CO2 गया, CO2 को कौन मिला, पानी मिला RBC के अंदर उसको कार्बोनिक एनहाइड्रेस मिला। वैसे एंजाइम प्लाज्मा में भी है बट ज्यादा मात्रा किसमें है, RBC में है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस मिला, इसने H2CO3 बनाया, H2CO3 आगे टूट गया, HCO3 नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। अब होता क्या है, यहाँ से HCO3 नेगेटिव बाहर आता है एंड ये बनाता है NaHCO3। तो इस फॉर्म में हमारा जो CO2 है बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। अगर HCO3 नेगेटिव बाहर आएगा तो इसके बदले मुझे क्या देना पड़ेगा, अंदर क्लोराइड देना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज क्लोराइड शिफ्ट। ये सब कुछ कहाँ हो रहा है, जहां CO2 बन रहा है। CO2 कहां पर बन रहा है, टिश्यू के पास बन रहा है। तो टिश्यू से लेकर एल्वेलाई तक मेरा CO2 NaHCO3 की फॉर्म में जा रहा है। जब भी ये एल्वेलाई पहुंच जाएगा तो सारी रिएक्शन कैसी हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी। तो देखो टिश्यू साइड पे CO2 ज्यादा होता है, CO2 जाएगा ब्लड के अंदर, RBC के अंदर, प्लाज्मा के अंदर, और ये बना लेगा बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा टिल द एल्व्यूलर साइड, और यहाँ पर सारी रिएक्शन उल्टी हो जाएंगी और CO2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में निकल के बाहर हो जाएगा। नाउ एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स 4 ml ऑफ CO2 टू द एल्व्यूलाई। नेक्स्ट आता है मेरा रेस्पिरेटरी रेगुलेशन। कौन कौन रेगुलेट करता है, वैसे तो ये इनवॉलेंट्री प्रोसेस है बट इसको रेगुलेट करने के लिए वी हैव सेंटर्स। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मेरे बच्चों लोकेटेड है आपका कहाँ पर, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में, जो नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड रेस्पिरेशन देखता है। देन उसके बगल में न्यूमोटैक्सिक सेंटर पॉन्स है जो कि मॉडरेट करता है रिदम सेंटर को एंड इट रिड्यूसेस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। देन यू हैव कीमोसेंसिटिव एरिया विच इज एडजस्टेंट टू रिदम सेंटर, और ये जो कीमोसेंसिटिव एरिया है इसको सिर्फ और सिर्फ किससे फर्क पड़ता है, CO2 और H पॉजिटिव से फर्क पड़ता है, इसको ऑक्सीजन से फर्क नहीं पड़ता है। तो कभी CO2 और H पॉजिटिव ज्यादा होगा तो ये सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा, RRC को बोलेगा भाई तू सांस ले ले। फिर मेरे बच्चों मेरे पास और क्या है, मेरे पास कुछ रिसेप्टर्स हैं हमारी मेजर आर्टरी में। रिसेप्टर हैं जैसे कि कैरोटिड आर्टरी में
एंड हमारी आयोटा में भी। ये जो रिसेप्टर है ये भी किसके लिए सेंसिटिव है, CO2 एंड H पॉजिटिव, इनको ऑक्सीजन के ज्यादा होने से कुछ नहीं पता चलता। देखो ये आर्टरीज है, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन अगर CO2 ज्यादा होगा तो मेरे बच्चों ये सिग्नल भेजेंगे RRC को कि भाई तो सांस ले ले, अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ठीक है, लास्ट वन इज द डिसऑर्डर्स। 3-4 डिसऑर्डर आपको याद रखने हैं। फर्स्ट वन इज द एलर्जिक डिसऑर्डर विच इज एस्मा। एस्मा इज बेसिकली ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स, एंड इसमें सांस लेते हुए आवाज आती है विच इज कॉल्ड एज व्हीजिंग। किस वजह से होता है एस्मा, ड्यू टू हिस्टामिन, एंड इसको ठीक करने के लिए हम लोग ट्रीटमेंट में क्या लेते हैं, ट्रीटमेंट में क्या लेते हैं, एंटीहिस्टामिन और स्टेरॉइड्स और एड्रेनलिन। ठीक है जी। नेक्स्ट मेरे पास आता है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा इज बेसिकली द डिसऑर्डर जो कि क्रॉनिक डिसऑर्डर है एंड सिगरेट स्मोकिंग से होता है। इसमें एल्वेओलाई की वॉल ही डैमेज हो जाती है, वॉल डैमेज होगी तो इट रिड्यूसेस द सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नेक्स्ट मेरे पास आता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जिसमें आपके पास आ जाएंगे कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है जैसे स्टोन इंडस्ट्री, ग्राइंडिंग, जिसमें लॉन्ग एक्सपोजर होता है फ्यूम्स का, एंड जिसकी वजह से लंग्स में फाइब्रोसिस हो जाता है एंड सीरियस लंग डैमेज भी हो सकता है। इसके लिए बंदे को वहां पर मास्क पहनना चाहिए। 2 एग्जांपल्स है सिलिकॉसिस ड्यू टू ब्रीदिंग ऑफ सिलिका, एस्बेस्टोसिस ड्यू टू ब्रीदिंग ऑफ एस्बेस्टोस। तो आई होप सबको ये जो चैप्टर है रिवाइज हो गया है। एंड अगला चैप्टर आप कौन सा करना चाहते हैं मुझे नीचे बताइए। सब बच्चे सेशन को लाइक जरूर करेंगे एंड मुझे कॉमेंट करके बताएंगे। बाकी के सारे चैप्टर्स ऑलरेडी प्लेलिस्ट में हैं, प्लीज आप प्लेलिस्ट को अच्छे से देखें एंड जाने से एक दिन पहले इसको जरूर रिवाइज करें। थैंक यू सो मच। ये जो सारे PDF है ये आपको मैं अभी अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी।